हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रश्मीज लर्निंग हब। और आज की वीडियो में मैं आपको कवर करवा रही हूँ TYBMS का, मुंबई यूनिवर्सिटी का ऑपरेशंस रिसर्च का क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन ऑफ अप्रैल 2024। इसकी पार्ट 1 की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और अब इस वीडियो में भी हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4A। अगर हम इसके मार्क्स देखें 233, टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन ये आया है एग्जाम में। सीक्वेंसिंग का ही क्वेश्चन है ये, जॉब सीक्वेंसिंग का। लेकिन हमने जो पार्ट 1 की वीडियो में किया था उसमें ऐसा था कि जब दो मशीन होती हैं तो जॉब सीक्वेंसिंग कैसे होता है, और इसमें दो मशीन नहीं है, 3 मशीन है। तो 3 मशीन्स के केस में जॉब सीक्वेंसिंग कैसे होता है वो हम इस क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। ओके, देखो, देर आर 6 जॉब्स, नेमली 1 2 3 4 5। ये देखो 5 6, ये 6 जॉब्स है आपके सामने। ओके, ईच ऑफ विच मस्ट गो थ्रू मशीन्स A B and C इन द ऑर्डर ABC। अच्छा, ऑर्डर क्या है? ABC है। और ये 6 की 6 जॉब्स को इन 3 मशीन्स के थ्रू होके गुजरना है। सबसे पहले मतलब ये मशीन ए से प्रोसेस होंगी। जब मशीन ए में इनका काम खत्म हो जाएगा तो ये मशीन बी में जाएंगी। जब मशीन बी में काम खत्म हो जाएगा तो मशीन सी में जाएंगी। और प्रोसेसिंग टाइम जो है आवर्स में, वो गिवन है आपको। जैसे देखो, अगर जॉब 1 को हम मशीन ए में करेंगे तो 12 घंटे लगेंगे। मशीन बी में जब करेंगे इसको प्रोसेस तो 3 घंटे लगेंगे। मशीन सी में इसे 7 घंटे लगेंगे। सिमिलरली सेकेंड जॉब जो है उसको मशीन ए में 8 आवर्स लगेंगे, मशीन बी में 4 आवर्स लगेंगे और मशीन सी में 10 आवर्स लगेंगे, एंड सो ऑन। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। फाइंड द सीक्वेंस, आपको सीक्वेंस बताना है दैट मिनिमाइजेस द टोटल elapsed टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब। तो टोटल कितना टाइम में ये तीनों जॉब्स, मतलब ये 6 की 6 जॉब्स इन तीनों मशीन से प्रोसेस हो जाएंगी, और कितने कम से कम टाइम में ऐसा होगा। टोटल elapsed टाइम होगा कितना, आपको पहले सीक्वेंस बताना है, फिर टाइम बताना है, और फिर ये बताना है आइडल टाइम ऑन मशीन ए, मशीन बी एंड मशीन सी। इसका मतलब है मशीन ए टोटल कितने आइडल रहेगी, कितना टाइम तक, मशीन बी कितने टाइम तक आइडल रहेगी, और मशीन सी कितने टाइम तक आइडल रहेगी। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है कि जैसे ये मशीन ए का टोटल टाइम गिवन है ना, 12 घंटे, 8 घंटे, 7, 11, 10 और 5, पहले आप इसका ना एक टोटल कर लो। तो उसका टोटल होगा, आप देखो, मशीन ए में 53, 12 + 8 + 7 + 11 + 10 + 5, 53। ऐसे ही जब आप मशीन बी का देखोगे तो इसका टोटल टाइम, आप ये सारे आवर्स का टोटल कर दोगे तो ये आ जाएगा 20। और मशीन सी का जब आप करोगे टोटल तो ये आ जाएगा 47। सबसे पहले आप ये लिख के छोड़ दो, ये तीनों मशीन का टोटल टोटल कितना कितना टाइम लगेगा इनमें काम करने के लिए। मशीन ए टोटल 53 आवर्स लेगी अपना काम पूरा करने के लिए, मशीन बी 20 आवर्स और मशीन सी 47 आवर्स। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है ये 3 मशीन्स का है। लेकिन जब मैंने आपको पार्ट 1, ये क्वेश्चन पेपर का जब पार्ट 1 मैंने आपको सॉल्व करवाया था, उसमें भी मैंने एक सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन कराया था। उसमें मैंने 2 मशीन वाला क्वेश्चन करवाया था आपको। तो 2 मशीन्स के केस में सीधा हम स्टार्ट कर देते हैं सीक्वेंसिंग से। लेकिन 3 मशीन्स के केस में आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 कंडीशंस देखनी होती है, और उन दोनों में से कोई एक भी पूरी हो जाए ना, देन वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन, देन वी कैन कन्वर्ट दिस। ये जो 3 मशीन वाला क्वेश्चन है ना, इसको हम 2 मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? वो 2 कंडीशन क्या है? 2 कंडीशन ये कि जो पहली मशीन है ना, पहली मशीन का सबसे मिनिमम टाइम सिलेक्ट करो। आप देखो, पहली मशीन का सबसे मिनिमम टाइम बताओ क्या है? 5 है। ऐसे ही दूसरी ये जो मिनिमम टाइम है ना 5, ये दूसरी मशीन के मैक्सिमम टाइम से या तो ज्यादा होना चाहिए या कम से कम उसके बराबर होना चाहिए। अब आप देखो कि हमारी जो मशीन ए है उसका जो मिनिमम टाइम 5 है, दूसरी मशीन जो मशीन बी है उसका देखो मैक्सिमम टाइम, हाईएस्ट, सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा टाइम है वो कितना है? 5 है।
तो ए का जो 5 है मिनिमम टाइम, वो दूसरा जो बी है उसके मैक्सिमम टाइम के या तो बराबर होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। तो ये पहली कंडीशन हमारी पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन में हम यही चीज मशीन सी के साथ देखते हैं कि मशीन सी का जो सबसे मिनिमम टाइम है, जैसे कि यहाँ पे मिनिमम टाइम कितना है देखो, 4, ये मशीन बी के मैक्सिमम टाइम से या तो बड़ा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए कम से कम। लेकिन मशीन बी का मैक्सिमम टाइम जो है वो 5 है, बट ये 4 जो है वो इससे ग्रेटर देन या इक्वल टू नहीं है। तो सेकंड कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। लेकिन हमें इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी करना जरूरी है। दोनों पूरी हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर कोई एक भी पूरी हो जाती है तो हम थ्री मशीन्स के केस को, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं टू मशीन सीक्वेंस में। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। तो ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4A। ओके, सबसे पहले मिनिमम देखो मशीन ए का, यही कंडीशन मैं आपको लिखवा रही हूँ। मशीन ए का मिनिमम टाइम, सबसे कम टाइम कितना है, 5 है। तो देखो मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ, मिनिमम ऑफ मशीन ए कितना है, 5। ओके, नेक्स्ट मैक्सिमम ऑफ मशीन बी, मशीन बी का मैक्सिमम टाइम कितना है, ये भी 5 है। तो आप लिख दो यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ मशीन बी इज इक्वल टू 5। थर्ड मशीन सी मशीन जो है उसका मिनिमम देखेंगे, उसको मिनिमम कितना है, यहाँ पे देखो आप 4 है। मिनिमम ऑफ मशीन सी इज 4। अब आप देखो, या तो मशीन ए और बी को चेक सेटिस्फाई करना है हमें, ए और बी वाली कंडीशन, या बी और सी वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो ए का जो मिनिमम टाइम है वो बी के मैक्सिमम टाइम से या तो बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। तो क्या हम बोल सकते हैं कि मिनिमम ऑफ मशीन ए जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मशीन बी। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सी वाली नहीं भी हो रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई एक कंडीशन पूरी करना जरूरी है। तो सबसे पहले हमने ये लिख लिया, और इसीलिए क्योंकि अगर ये है, therefore we can convert three machines sum into टू machines sum। मतलब हम ये जो हमें 3 मशीन्स वाला क्वेश्चन दिया है इसको हम 2 मशीन्स में कन्वर्ट कर देंगे। और 2 मशीन्स में सीक्वेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं मैंने पार्ट 1 में भी सिखाया था, मैं इसमें फिर से आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, तो इतना आप सबको आई होप समझ में आया। पहले पहली मशीन को मिनिमम टाइम देख लो, दूसरी मशीन का मैक्सिमम टाइम देख लो, तीसरी मशीन का फिर से मिनिमम टाइम देख लो। पहली मशीन का जो मिनिमम टाइम है वो दूसरी मशीन के मैक्सिमम टाइम से कम उसके बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। सेम ऐसे ही थर्ड मशीन का जो मिनिमम टाइम है वो भी सेकेंड मशीन के मैक्सिमम टाइम के या तो कम से कम उसके बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। पर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी पूरी होगी तो चलेगा। तो इसीलिए हम एक कंडीशन पूरी हो गई, इसीलिए हम इस 3 मशीन वाले सम को कन्वर्ट कर देंगे 2 मशीन्स के सम में। ठीक है, अब आप क्वेश्चन में देखो, आपके पास 3 मशीन है, मशीन ए बी सी। अब हम क्या करेंगे, दो मशीन्स एज्यूम करेंगे। ठीक है, एक मशीन बी और एक मशीन ई। हम मानेंगे मशीन बी जो है ना उसका जो टाइम है वो मशीन ए और मशीन बी के टोटल के बराबर है। ये दो मशीन्स हमने हाइपोथेटिकली एज्यूम करी है, ये है नहीं, हम सिर्फ मान के चल रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और मशीन ई जो है उसका टाइम जो है वो मशीन बी प्लस मशीन सी के टाइम के बराबर है। आप ऐसे एज्यूम कर लो कि जो मशीन डी का टाइम है वो इन दोनों के सम के बराबर है, और जो मशीन ई का टाइम है वो इन दोनों के सम के बराबर है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से बना सकते हैं। वापस से क्वेश्चन मैं रिफ्रेम कर लेती हूँ। सबसे पहले थी जॉब्स, कितनी जॉब्स थी, 6, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे मशीन अब आ गई डी और मशीन ई, ये दो मशीन्स आ गई। ठीक है, देखो
अब इनका टाइम देखते हैं। मशीन डी का जो टाइम होगा वो कैसे होगा, ए और बी का टोटल, तो 12 + 3 15, 8 + 4 12, 7 + 2 9, तो ये आ जाएगा 15 12 9। आगे नेक्स्ट, 11 + 5 16, 10 + 2 12, 5 + 4 9, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 16 12 9। ठीक है, ये जॉब्स थी 1 2 3 4 5, और उसके बाद ये दो मशीन्स हैं। ओके, अब मशीन ई का टाइम देखते हैं। मशीन ई में आप देखो जो टाइम होगा वो बी और सी का टोटल है। ठीक है, तो बी और सी के टोटल में देखो 3 + 7 10, 4 + 10 14, 2 + 9 11, तो ये आ जाएगा 10 14 11। ऐसे ही आगे देखो, 5 + 6 11, 2 + 11 13, 4 + 4 8, 11 13 और 8 लिख देते हैं, 11 13 और 8। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन को वापस रिफ्रेम कर लिया। मशीन डी और ई दो मशीन्स के हिसाब से ही अब ये क्वेश्चन हमने बना दिया। ओके, अब चलिए सीक्वेंस डिसाइड करते हैं। ये सीक्वेंस का मैंने एक कॉलम बना लिया। 6 जॉब्स हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 जॉब्स हैं। अब जैसे पार्ट 1 में आपको बताया था, जल्दी से देखो सबसे मिनिमम टाइम इनमें से क्या है। सबसे मिनिमम टाइम क्या है, 8। करेक्ट, 8 है। तो क्योंकि सबसे मिनिमम टाइम है 8, तो हम यहां से इसको कर देंगे कट। अब ये कौन सी जॉब है, 6, तो जॉब नंबर 6 को हम सीक्वेंस में लिखेंगे। लेकिन अगर ये मशीन डी का टाइम होता ना, मतलब पहली मशीन का टाइम होता ना मिनिमम, तो हम सीक्वेंस शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। लेकिन क्योंकि ये मशीन ई का टाइम है, तो मशीन ई मतलब ये बाद में है, तो इसीलिए ये जॉब 6 का सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे एंड से। एंड में नंबर 6 पे आ जाएगी जॉब नंबर, मतलब लास्ट में आ जाएगी जॉब नंबर 6। ओके, 8 के बाद, 8 के बाद अब बताओ नेक्स्ट सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो बचे हैं उनमें से, तो सबसे छोटा नंबर 9 है। तो 9 किसका है, जॉब नंबर 3 का। तो इसको कट कर दो यहाँ से और जॉब 3 असाइन करो। अब ये जो 9 है ये मशीन डी के सामने है, मतलब पहली वाली मशीन के सामने है, तो इसका सीक्वेंस हम शुरुआत से लेंगे। मतलब यहाँ पे लिख देंगे जॉब नंबर 3। ओके, अब जो बचे हुए नंबर्स हैं उनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 10। तो हम यहाँ पे इसको कट कर देंगे और ये है जॉब 1 का नंबर। अब जॉब 1 तो है लेकिन ये मशीन ई में है, देखो आप, मतलब बाद में आएगा, लास्ट से स्टार्ट करेंगे, तो जॉब 1 यहाँ से लास्ट से लिख देंगे 6 के बाद। ठीक है, अब जो रिमेनिंग बचे उसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, उनमें सबसे छोटा नंबर है 11। अब 11 देखेंगे जॉब 4 का है, इसको कट करो और 4 लिखेंगे अब हम। लेकिन ये भी मशीन ई में है, मशीन ई मतलब बाद वाली मशीन में है, तो आपको इसका सीक्वेंस लास्ट से स्टार्ट करना है, यहाँ हम लिख देंगे 4। अब जो बचे हैं उनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, उनमें सबसे छोटा नंबर है 12। अब 12 इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, सेम मशीन में ही है दोनों। अगर ऐसा होता ना कि एक मशीन डी में होता और एक मशीन ई में होता, तो हम डी मशीन पहले सेलेक्ट करते। लेकिन इसमें ये दोनों ही मशीन डी में आ रहे हैं, तो आप दोनों में से किसी को भी पहले ले सकते हो। तो जॉब 2 पहले है तो जॉब 2 को पहले ले लेते हैं। तो इसको कट किया और स्टार्टिंग से, क्योंकि मशीन डी में है, यहाँ लिख दिया 2। तो ये जो बची हुई जॉब है ये बचे हुए सीक्वेंस में आ जाएगी 5। तो इसी के साथ हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। देखो क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट था ना, फाइंड द सीक्वेंस, 2 मार्क्स का था ये। तो ये सीक्वेंस हमने कंप्लीट कर लिया। 3 मशीन का क्वेश्चन था, 3 मशीन के क्वेश्चन को पहले 2 मशीन में कन्वर्ट किया, लेकिन वो सिर्फ सीक्वेंस फाइंड करने के लिए। आगे जो टाइम फाइंड आउट करना है या आइडल टाइम फाइंड आउट करना है वो हम 3 मशीन का ही देखेंगे। ओके, तो सीक्वेंस हमें मिल चुका है। अब हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखो क्या पूछा है, कैलकुलेट द टोटल इलैप्स्ड टाइम, टोटल कितना टाइम
यूज हुआ। तो ये बी पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन। ये ऊपर जो हमने किया था, अब तक जो हमने किया है, ये हमने ए पार्ट सॉल्व किया है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका बी पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल elapsed टाइम। ओके, सबसे पहले ना आप जॉब्स लिख लो, सीक्वेंस जॉब्स लिख लेते हैं। क्या सीक्वेंस है जॉब्स का? 3 2 5, 3 2 5, 4 1 6, 4 1 6। ओके, उसके बाद मशीन्स का नाम लिख लेते हैं। 3 मशीन थी हमारी। कौन कौन सी 3 मशीन थी? मशीन ए ओरिजिनल मशीन, मशीन बी और मशीन सी। अब वापस ओरिजिनल क्वेश्चन को ही देखना है आपको, ठीक है। 3 मशीन्स थी और तीनों मशीन्स में आप जानते हो कि एक होता है इन टाइम और एक होता है आउट टाइम। इन टाइम, आउट टाइम, फिर से इन टाइम, आउट टाइम। ओके, अब चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जॉब नंबर 3 से। इसको थोड़ा सा मैं इधर नीचे लिख देती हूँ। जॉब नंबर 3, जॉब नंबर 2 थोड़ा और नीचे, ये लीजिए। तो जॉब नंबर 3 अगर हम देखें क्वेश्चन में, तो आप देखो मशीन ए में जॉब नंबर 3 को कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? 7 आवर्स लगते हैं। ओके, यहाँ पे शुरू करते हैं। मशीन ए में सबसे पहले जॉब 3 स्टार्ट होगी, तो स्टार्ट होगी इमीडिएटली, इसलिए 0 टाइम। लेकिन ये जब खत्म होके निकलेगी तो 7 घंटे के बाद, तो आउट होगी ये यहाँ से 7 घंटे के बाद। ओके, 7 आवर्स कंप्लीट होने के बाद ये जाएगी मशीन बी में। तो मशीन बी में इन कितने टाइम पे होगी? ये 7 आवर्स पे। ये सीक्वेंस मैं आपको पार्ट 1 में भी करवा चुकी हूँ, फिर से कर रहे हैं हम ये। उसके बाद मशीन बी में देखो इसको कितना टाइम लगेगा टोटल? इसको लगेगा 2 आवर्स। ये मैं यहाँ पे ये सब हटा देती हूँ, और ताकि आपको इजी हो जाए समझने में। बस ये टोटल हमने जो लिखा था ये वापस लिख देते हैं, 53 20 47। ओके, अब चलो, तो मशीन बी में जॉब 3 को देखो कितना टाइम लग रहा है? 2 आवर्स लग रहे हैं। तो यहाँ पे 7 आवर्स में इन हुआ, 2 घंटे प्रोसेसिंग में लगेंगे, आउट कितने टाइम पे होगा? 9 आवर्स में। ओके, 9 आवर्स पे ये मशीन सी में इन हो जाएगा। अब मशीन सी में देखो इसको कितना टाइम लग रहा है? जॉब 3, जॉब 3 को मशीन सी में कितना टाइम लग रहा है? 9 आवर्स लग रहे हैं। तो ये 9 पे इन हुआ और 9 आवर्स और लग गए, आउट होगा ये 18 आवर्स। करेक्ट है यहाँ तक? किसी को भी कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट जॉब पे, जॉब नंबर 2। तो देखो जॉब नंबर 2 मशीन ए में स्टार्ट होगी, लेकिन कब स्टार्ट होगी? जब मशीन ए फ्री होगी। मशीन ए फ्री कब हो रही है? 7 आवर्स में। तो यानी कि ये इन होगी 7 आवर्स पे। अब जॉब 2 को मशीन ए में कितना टाइम लग रहा है? 8 आवर्स। तो जॉब 2 को मशीन ए में लग रहा है 8 आवर्स, तो 7 आवर पे स्टार्ट हुआ प्लस 8, ये हो जाएगा 15। ठीक है, जब ये 15 आवर्स पे मशीन ए से बाहर निकली, मशीन बी देखो फ्री कब हो गई थी? 9 आवर्स के बाद ही फ्री हो गई थी। लेकिन उसमें नेक्स्ट जॉब तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक नेक्स्ट जॉब खुद ही मशीन ए से फ्री ना हो जाए। तो सेकेंड जॉब मशीन ए से बाहर आई है 15 आवर्स पे, तो इसे स्टार्ट यहाँ पे होने में 15 आवर्स ही लगेंगे। 15 आवर्स के बाद ही ये स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे ये 15 में इन हुआ। मशीन बी में जॉब 2 को देखो कितना टाइम लग रहा है? 4 आवर्स। तो ये 4 आवर्स इसको प्रोसेसिंग में लगेंगे। तो 15 प्लस 4 बाहर निकलते निकलते हो जाएंगे 19 आवर्स। ठीक है, 19 आवर्स के बाद ये फ्री हुई मशीन बी से। लेकिन मशीन सी फ्री कब हुई थी? वो 18 आवर्स के बाद ही फ्री हो गई थी। तो मतलब मशीन सी अभी फ्री है, ये इमीडिएटली 19 आवर्स पे इन हो जाएगी। इन होगी। अब मशीन सी में जॉब 2 को कितना टाइम लग रहा है? 10 आवर्स लग रहे हैं। तो ये यहाँ पे 19 आवर्स इन हुआ प्लस 10 प्रोसेसिंग में लगे, 29 आवर्स पे ये जाके फ्री हो जाएगी। ओके,
अब नेक्स्ट जॉब की बात करते हैं, जॉब नंबर 5। जॉब 5 मशीन ए में कब स्टार्ट होगी? जब मशीन ए फ्री होगी, और वो फ्री कब हो रही है? 15 आवर्स पे, तो ये स्टार्ट होगी 15 आवर्स पे। ओके। अब चलो इसको मशीन ए में कितना टाइम लगता है देखते हैं। इसको लग रहे हैं 10 आवर्स, तो हम यहाँ पे 15 + 10 कर देंगे, 25 आवर्स पे ये मशीन ए से फ्री हो जाएगी। अब ये मशीन ए से फ्री होके बाहर निकली 25 घंटे में, लेकिन मशीन बी कब फ्री हुई थी? वो तो 19 आवर्स पे ही फ्री हो गई थी। इसका मतलब ये इमीडिएटली मशीन बी में इन हो सकती है 25 आवर्स पे। ठीक है। अब जॉब 5 को मशीन बी में देखो आप कितना टाइम लग रहा है, 2 आवर्स लग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25 पे इन हुआ, +2 आवर्स लगे, तो ये कितना हो जाएगा? 27 आवर्स पे ये आउट हो जाएगा। ओके। मशीन बी से जॉब 5 आउट हुई है 27 आवर्स पे। मशीन सी को फ्री होने में 29 आवर्स लगेंगे। तो अब ये बताओ, क्या अभी मशीन सी फ्री है? नहीं है। मशीन सी फ्री होगी 29 आवर्स पे, तो जॉब 5 की एंट्री जो होगी यहाँ पे वो 29 आवर्स पे ही होगी, 27 पे एंट्री नहीं हो सकती। ठीक है। अब जॉब 5 को मशीन सी में कितना टाइम लगेगा? 11 आवर्स लगेंगे। तो हम यहाँ पे 29 पे इन हुआ, 11 और लगेंगे इसको प्रोसेसिंग में, 40 आवर्स पे ये फ्री होके बाहर आ जाए। डन। नेक्स्ट जॉब, जॉब नंबर 4। अब जॉब नंबर 4 देखो, मशीन ए में स्टार्ट होगी जब मशीन ए फ्री हो जाएगी, और मशीन ए फ्री हो रही है 25 आवर्स पे, ये 25 आवर्स पे स्टार्ट हो जाएगी। जॉब 4 को मशीन ए में कितना टाइम लगेगा प्रोसेसिंग में? 11 आवर्स। तो 25 पे इन हुआ, 11 आवर्स प्रोसेसिंग में लगे, ये हो गया 36 आवर्स पे आउट। अब मशीन ए से ये आउट हुई 36 आवर्स पे, मशीन बी फ्री बैठी है 27 आवर्स के बाद से वो फ्री है, लेकिन ये यहाँ पे मशीन ए से कब फ्री हुई है? 36 आवर्स पे, तो 36 पे ही ये मशीन बी में इन होगी। अब ये 36 पे मशीन बी में इन हुई, मशीन बी में इसको कितना टाइम लगेगा? 5 आवर्स लगेंगे। तो ये आउट कितने टाइम में हो जाएगी? आउट हो जाएगी ये 36 सेकेंड। इसको यहाँ ठीक से लिख देते हैं हम। मशीन बी में 36 आवर्स तो इन हुई थी ये, और 5 आवर्स इसको लगे यहाँ पे। टोटल आउट होने में कितना टाइम लग जाएगा? 41। ठीक है। अब ये मशीन बी से आउट हुई 41 आवर्स पे, लेकिन मशीन सी कब फ्री हो गई थी? 40 आवर्स के बाद ही वो फ्री हो गई थी, लेकिन ये 41 आवर्स पे बाहर निकली है, तो ये 41 पे ही इन होगी मशीन सी में। और मशीन सी में जॉब 4 को कितना टाइम लग रहा है? 6 आवर्स। हम यहाँ पे 41 + 6, 47 आवर्स पे ये यहाँ से बाहर निकलेगी। ठीक है, जॉब 4 भी हो गई। अब चलते हैं जॉब 1 पे। जॉब 1 मशीन ए में कब इन होगी? जब मशीन ए फ्री हो जाएगी, और मशीन ए फ्री हो गई थी 36 आवर्स पे, तो ये 36 आवर्स पे स्टार्ट होगी। 36 आवर्स पे स्टार्ट होने के बाद यहाँ देखो इसको कितना टाइम लग रहा है, जॉब 1 को 12 आवर्स लग रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 36 + 12, 48 पे ये आउट हो जाएगी। अब ये 48 पे आउट हुई, मशीन बी कब से फ्री बैठी थी? 41 आवर्स के बाद से, लेकिन ये 48 पे अगर बाहर निकली है तो 48 पे ही मशीन बी में जाएगी। अब मशीन बी में इसको कितना टाइम लग रहा है? जॉब 1 को देखो 3 आवर्स लग रहे हैं। तो यहाँ पे 48 इन हुई थी, और +3, 51 आवर्स पे ये बाहर निकलेगी। मशीन सी 47 आवर्स के बाद से फ्री थी, तो ये जैसे ही 51 आवर्स पे बाहर निकलेगी, ये मशीन सी में इन कर जाएगी। और 51 आवर्स के बाद पे इन हुई है, अब मशीन सी में इसको टाइम कितना लगेगा? 7 आवर्स लगेगा। तो देखो 51 पे इन हुई थी, 7 आवर्स और लगे, तो ये 58 पे बाहर आई। ठीक है। लास्ट जॉब, जॉब नंबर 6। तो जॉब नंबर 6 मशीन ए में कब स्टार्ट हो जाएगी? जब मशीन बी ए फ्री हो जाएगी 48 आवर्स पे, लेकिन उसको यहाँ पे टाइम कितना लगेगा जॉब 6 को? 5 आवर्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
48 पे इन हुआ, 5 घंटे प्रोसेसिंग में लगे, ये बाहर निकलेगी 53 आवर्स कंप्लीट होने पे। और ये मशीन बी फ्री कब से हो गई थी? 51 आवर्स के बाद से ये फ्री थी। तो जैसे ही जॉब 6 मशीन ए से बाहर आई 53 आवर्स के बाद, ये मशीन बी में इन हो जाएगी। अब मशीन बी में इसको कितना टाइम लग रहा है? 4 आवर्स लग रहे हैं। तो यहाँ पे हम 53 प्लस 4 57 लिख देंगे। अब देखो ये मशीन बी से बाहर निकल गई 57 आवर्स पे, लेकिन मशीन सी फ्री नहीं है। मशीन सी को फ्री होने में कितना टाइम लगेगा? 58 आवर्स। तो ये 58 से पहले तो इन नहीं हो सकती, ये 58 पे इन होगी। और यहाँ कितना टाइम लग रहा है? इसे 4 आवर्स लग रहे हैं। तो 58 पे इन हुई प्लस 4, मतलब इन टोटल 62 आवर्स में ये सारी जॉब जीरो से स्टार्ट हुई मशीन ए में, और मशीन सी पे पूरी प्रोसेसिंग होने के बाद बाहर निकलेगी 62 आवर्स के बाद। तो क्या हम बोल सकते हैं कि टोटल elapsed टाइम जो आएगा वो आएगा 62 आवर्स? करेक्ट। तो ये है पार्ट बी का आंसर। देखो टोटल इलैप्स टाइम हमसे पूछा था कि टोटल कितना टाइम लगा जिसमें ये सारी जॉब्स अपनी सीक्वेंस के हिसाब से कंप्लीट हो जाएंगी। तो टोटल टाइम लगेगा 62 आवर्स। ओके, अब चलते हैं इसके पार्ट सी पे। पार्ट सी में हमसे पूछा है आइडल टाइम ऑन मशीन ए, मशीन बी एंड मशीन सी। तीनों मशीन्स का आइडल टाइम पूछा है। बहुत ही सिंपल। पार्ट सी, आइडल टाइम। सो आइडल टाइम मतलब कितना कितना टाइम ये मशीन्स खाली रहेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मशीन ए की। आप देखो मशीन ए ने टोटल काम कितने घंटे किया है? ये देखो 53 आवर्स काम किया है उसने। और टोटल काम कितना टाइम तक चला है? काम चला है 62 आवर्स। उसमें से मशीन ए ने कितने घंटे काम किया है? 53 आवर्स। इसका मतलब मशीन ए कितना टाइम तक खाली रही है, क्योंकि जब तक ये पूरा सारे जॉब्स कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तीनों मशीन्स में, ये लोग कोई नए जॉब्स नहीं ले सकते। तो पहले तीनों मशीन को यही पूरा फाइनल करके देना होगा। तो मशीन ए कितने घंटे खाली रही? 9 आवर्स। ओके, ऐसे ही हम मशीन बी की बात करते हैं। मशीन बी ने आप देखो यहाँ पे कितने घंटे टोटल काम किया है? सिर्फ 20 घंटे। तो 20 घंटे काम किया है और काम चला है 62 आवर्स। तो 62 में से 20 घंटे इसने काम किया, ये कितने टाइम तक खाली रही? 42 आवर्स। ओके, अब बात करते हैं मशीन सी की। मशीन सी ने काम कितने घंटे किया? ये देखो 47 आवर्स उसने काम किया है। 47 आवर्स काम किया है और टोटल काम चला है 62 आवर्स। तो 62 माइनस 47, ये खाली रही है 15 आवर्स। तो ये है पार्ट सी का आंसर आइडल टाइम का। आप चाहो तो इसको वेरीफाई कर सकते हो। देखो मैं आपको वेरिफिकेशन भी सिखाती हूँ, लेकिन क्वेश्चन में वेरिफिकेशन नहीं पूछा, सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए कि हमने ठीक किया है। कैसे? सबसे पहले मशीन ए को देखो। मशीन ए का तो देखो बिल्कुल सॉर्टेड है, उस कहीं टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। 0 से स्टार्ट हुआ, 7 पे आउट, 7 से 15, 15 से 25, 25 पे इन, 36 पे आउट, 36 से 48, 48 पे इन और 53 पे आउट। ये तो बस 53 आवर्स कंप्लीट होने के बाद खाली बैठी रहेगी, क्योंकि फाइनल काम 62 आवर्स में हुआ है। तो ये देखो, इसको तो सिंपल 9 आवर्स का ही आइडल टाइम है। अगर मैं बात करूं वेरिफिकेशन में मशीन बी की, तो मशीन बी में आप देखो मशीन बी कितना टाइम खाली बैठी है। देखो पहले फर्स्ट जो जॉब थी, जॉब 3, वो स्टार्ट ही कब हुई है? 7 आवर्स पे। इसका मतलब पहले 7 घंटे मशीन बी खाली बैठी रही। करेक्ट, 7 घंटे ये हो गए। उसके बाद ये 9 पे आउट हुई, 9 पे ये फ्री हो गई थी, लेकिन अगली जॉब स्टार्ट हुई है 15 घंटे के बाद। तो 9 से लेके 15, 6 घंटे ये फिर खाली। ये फिर इसका आइडल टाइम आ गया। आगे चलो। अब देखो यहाँ पे ये 15 पे स्टार्ट हुआ, 19 पे कंप्लीट हुआ। 19 पे मशीन भी फ्री हो गई थी। ये देखो पर मशीन भी है ये, 19 पे मशीन भी फ्री हो गई थी, लेकिन नेक्स्ट जॉब इन कब हुई है? 25 घंटे के बाद। 19 से 25, ये 6 घंटे फिर आइडल। यहाँ 6 घंटे आ गए। उसके बाद चलो, 25 के बाद ये 27 पे खत्म हो गया था, फ्री हो गई थी, लेकिन नेक्स्ट जॉब स्टार्ट हुई 36 पे।
तो कितने घंटे का फिर से आइडल टाइम आया? 9 आवर्स का फिर आइडल टाइम आ गया, खाली बैठी रही है 9 घंटे। आगे चलो, 36 पे इन होके 41 पे आउट हुई जॉब। 41 की मशीन भी फ्री हो गई थी, फिर नेक्स्ट जॉब देखो कब स्टार्ट हुई है, 48 पे जाके स्टार्ट हुई है। इसका मतलब 7 घंटे फिर खाली। उसके बाद 48 पे इन होने के बाद नेक्स्ट जॉब 51 पे आउट हो गई, लेकिन ये 51 से के बाद 53 तक फिर खाली रही, मतलब 2 घंटे ये फिर आइडल रही मशीन भी। और लास्ट 53 से इन होके 57 पे आउट हो गई, बट 57 के बाद ये पूरी तरह फ्री थी, लेकिन काम खत्म हुआ है 62 पे। इसका मतलब ये 5 घंटे और खाली बैठी रही। अगर आप इन सबका टोटल करोगे, 7 + 6 + 9 + 7 + 2 + 5, तो ये ऑटोमेटिकली 42 आवर्स ही आएगा। ठीक है, तो 42 आवर्स ये हमने वेरीफाई कर लिया, यहाँ पे भी 42 आया, इसका मतलब हमने ये करेक्ट किया है, मतलब ये जो पूरा हमारा टेबल है वो उसके साथ वेरीफाई हो रहा है। ओके, ऐसे ही मशीन सी का भी आप वेरीफाई कर सकते हो। ये देखो, मशीन सी सबसे पहले इसमें जॉब स्टार्ट ही कब हो रही है? 9 आवर्स पे। इसका मतलब पहले 9 घंटे वो खाली बैठी रही, जब तक ए और बी में काम चल रहा था। उसके बाद 9 से इन होके 18 पे आउट हो गई, लेकिन नेक्स्ट जॉब 19 पे स्टार्ट हुई। 1 घंटा फिर खाली बैठी रही है, +1। फिर चलो आगे, फिर ये 19 से स्टार्ट होके 19 से इन होके 29 पे आउट हुई, 29 पे वापस इन हो गई। तो मतलब कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ, नेक्स्ट जॉब इमीडिएटली आ गई। फिर ये 40 पे आउट हुई और नेक्स्ट जॉब स्टार्ट हुई 41 पे, तो फिर से इसको 1 घंटा खाली बैठना पड़ा, 1 आवर। 41 पे इन होने के बाद नेक्स्ट जॉब जो जॉब नंबर 4, 41 पे इन हुई, आउट हुई 47 पे। 47 पे मशीन सी फ्री हो गई थी, लेकिन जो नेक्स्ट जॉब है वो 51 पे स्टार्ट हुई, 51 आवर्स पे। तो 4 घंटे इसे फिर खाली बैठना पड़ा। और 51 के बाद फिर 58 पे आउट हुई, इमीडिएटली नेक्स्ट स्टार्ट हो गई 58 पे ही। और 58 के बाद ये 62 पे ही बाहर निकली है, और टोटल काम भी उस टाइम पे खत्म हो गया, तो इसे और टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा। इसका टोटल आइडल टाइम आया 9 + 1 + 1 + 4 = 15 आवर्स। आप देख सकते हो कि हमने भी यहाँ पे कितना आंसर निकाला था, 15 आवर्स। ठीक है, तो मैंने आपको वेरिफिकेशन के साथ सिखा दिया कि हमने क्वेश्चन सही किया है, तो आप एग्जाम में क्वेश्चन करने के बाद चेक भी कर सकते हो कि आपका पूरा क्वेश्चन सही है या नहीं। तो आई होप आपको ये तीनों मशीन्स का कैसे जॉब सीक्वेंसिंग करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया। करेक्ट है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4B। यू आर गिवन पे ऑफ मैट्रिक्स। पे ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जो कि मतलब जैसे जब प्लेयर्स आपस में खेलते हैं ना, तो एक प्लेयर का जो गेन होता है दूसरे का लॉस होता है, मतलब अगर एक ने कुछ पैसे कमाए हैं और दूसरा उसको पे कर रहा है, तो दैट इज अ पे ऑफ मैट्रिक्स, मतलब प्रॉफिट शो हो रहा है। नेगेटिव प्रॉफिट मतलब लॉस, और पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट। इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 पर्सन, जीरो सम गेम। 2 पर्सन का मतलब क्या है कि दो ओपोनेंट्स हैं आपस में, दो कॉम्पिटिटर्स हैं, एक प्लेयर ए और एक प्लेयर बी, तो 2 पर्सन गेम हो गया। जीरो सम गेम का मतलब है कि ओवरऑल जो विनिंग्स है ना, वो जीरो है गेम की। मतलब एक प्लेयर ने जो जीता होगा वही दूसरे प्लेयर ने हारा है, तो ओवरऑल जो नेट जो विनिंग है वो जीरो है। एक ने जीता दूसरे ने हारा, तो दिस इज अ जीरो सम गेम। ओके, ये जो आपको पे ऑफ मैट्रिक्स दी हुई है ना, इसको जरा एनालाइज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है। प्लेयर ए जो है, आप देखो आपके सामने ये 4 स्ट्रेटेजी लगा रहा है, A1 A2 A3 A4। गेम खेलने के लिए हम लगाते हैं अपनी तकनीक, लगाते हैं कि मैं इस तरीके से खेलूंगा, अब मैं ये स्ट्रैटेजी लगाऊंगा। जैसे जो प्लेयर ए है ना, ये 4 स्ट्रैटेजी लगा रहा है, और प्लेयर बी जो है वो भी 4 स्ट्रैटेजी लगा रहा है। ठीक है, अब जैसे ये आप ये देखो, ये जो है ना पहली रो, 500 260 200 एंड 210, ये सब क्या है? जो ये प्लेयर ए है ना, ये जब पहली स्ट्रैटेजी लगा रहा है ना A1, तो देखो इसको 500 का प्रॉफिट हुआ इसे।
इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव एंट्री है और ये 500 इसको प्लेयर बी से मिले हैं, इसने कमाए हैं और प्लेयर बी ने इसको दिए हैं। ठीक है, ये जो सेकेंड एंट्री है ना 260 की, इसका मतलब क्या है कि जब ये इसने प्लेयर ए ने A1 स्ट्रैटेजी लगाई है और प्लेयर बी ने B2 स्ट्रैटेजी लगाई है, तो ए जीता और उसको 260 का प्रॉफिट हुआ होगा और बी ने उसको 260 पे किए होंगे। सेम ऐसे ही जब इसने बी प्लेयर बी ने B3 स्ट्रैटेजी लगाई है, प्लेयर ए ने A1 लगाई है, तो यहाँ पे इसको 200 का फायदा हुआ और यहाँ 210 का फायदा हुआ। देखो सेकंड रो में देखो आप, सेकंड रो में जब ये प्लेयर A2 स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है तो पहले, और ये बी जो है ये B1 स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है, तो -50 आ रहा है। -50 का मतलब है यहाँ पे ए को 50 का लॉस हुआ, मतलब ए 50 पे करेगा प्लेयर बी को। फिर से नेक्स्ट में देखो -100 आ गया, इसका मतलब ये स्ट्रैटेजी से इसको फिर लॉस हुआ और बी ने जो B2 स्ट्रैटेजी यूज किया उसको फायदा हुआ, ये फिर 100 बी को देगा। इस तरह से ये पूरी जो मैट्रिक्स होती है, पे ऑफ मैट्रिक्स, उसका ये एनालिसिस था कि ये फिगर्स जो अंदर दिए हुए हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है जब प्लेयर्स ये आपस में स्ट्रेटेजी यूज करते हैं ना, तो कितना एक प्लेयर को फायदा हो रहा है और दूसरे को कितना नुकसान हो रहा है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव एंट्रीज से समझ में आ रहा है हम। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, देखो फाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेटेजी, सेकंड में फाइंड द मिनिमैक्स स्ट्रेटेजी, और थर्ड में आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ गेन। तो बस बहुत ही सिंपल 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4B। ओके, सबसे पहले मैं ये मैट्रिक्स फिर से बना लेती हूँ। ये है प्लेयर बी और इधर है प्लेयर ए। ओके, ये 4 स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है, B1, B2, B3 और B4। ये 4 स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है, A1, A2, A3 एंड A4। कितना कितना पे ऑफ है इनका, 500, 260, 200, 210। ये देखो 500, 260, 200, 210। उसके बाद -50, -100, -40 एंड 240। तो हम लिख देते हैं -50, -100, -40 एंड 240। नेक्स्ट 200, 400, 160, -20। 200, 400, 160 और -20, ये सेम जो क्वेश्चन में बना हुआ है ना वही बना रहे हैं, कुछ नया नहीं है। 250, 300, 150। तो यहाँ लिख देते हैं 250, 250, 300, 100 एंड 50। ठीक है, ये पूरी की पूरी पे ऑफ मैट्रिक्स वैसी की वैसी बन गई जैसी क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे दो कॉलम्स और बनाने हैं। पहला कॉलम मिनिमा रो मिनिमा और दूसरा कॉलम मैक्सिमिन। क्या बनाना है, पहला रो, ये रोज है ना सारी, ये देखो ऐसे, ये 500, 260, 200, 210, देन 50, 100, 40, 240, ये सब रोज है हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल जब हम देखते हैं तो वो कॉलम्स होते हैं। तो एक कॉलम बनाना है रो मिनिमा का और एक कॉलम बनाना है मैक्सिमिन का। नीचे यहाँ पे एक कॉलम्स की बात करेंगे तो एक कॉलम बनाना है आपको, कॉलम वहां पे रो मिनिमा था, कॉलम के केस में आपको बनाना होता है मैक्सिमा, कॉलम मैक्सिमा। और उसके नीचे वहां पे देखो हमने मैक्सिमिन बनाया था, यहाँ पे हम बनाते हैं मिनी मैक्स। मिनी मैक्स मतलब पहले मिनी फिर मैक्स। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, देखो जो ये कॉलम है ना रो मिनिमा में हम क्या करेंगे, ये पूरी रोज जितनी भी है ना उनमें सब में हर रो में से मिनिमम नंबर सिलेक्ट करके लिख दो। अब जैसे 500, 260, 200 और 210, इनमें से मिनिमम नंबर आपको पता है क्या है, 200 लिख दो। फिर -50, -100, -40, 240, इन चारों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, देखो ऑब्वियसली माइनस का नंबर ही सबसे छोटा होता है।
और माइनस के केस में उल्टा होता है, जो बड़ा होता है ना माइनस में, वो एक्चुअल में छोटा नंबर होता है। तो -100 इसमें सबसे छोटा नंबर है, तो मैंने यहाँ पे -100 लिख दिया। फिर 200, 400, 160 और -20 में सबसे छोटा नंबर, तीनों पॉजिटिव है, -20 नेगेटिव है, तो वही सबसे छोटा है। फिर 250, 300, 100 और 50, ये चारों पॉजिटिव में सबसे छोटा नंबर क्या है? 50, 50 लिख दिया। ठीक है, तो सबसे पहले रो मिनिमा में आपने क्या किया, सारी की सारी रोज में से मिनिमम एलिमेंट सिलेक्ट किया और वो लिख दी। ठीक है, अब आपको मैक्सिमम देखना है। मैक्सिमम मतलब मिनिमम में से इन सभी मिनिमम, जो रो मिनिमा है, इनमें से मैक्सिमम अमाउंट क्या है, मैक्सिमम नंबर कौन सा है। इन चारों में से जो अभी आपने लिखे हैं ना रो मिनिमा में, उनमें से मैक्सिमम बताओ क्या है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इन चारों में से? 200। तो 200 हम यहाँ मैक्सिमम के सामने लिख देंगे, बाकी सब में कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक। अपने सामने ही आएगा, 200 जहां 200 लिखा था वहीं आएगा। करेक्ट, इजी। अब चलो यहाँ पे नेक्स्ट आता है कॉलम मैक्सिमा। कॉलम मैक्सिमा का मतलब है ये जितने कॉलम्स है ना, ये B1, B2, B3, B4, ये जो कॉलम है इनमें से सबसे मैक्सिमम नंबर सिलेक्ट करना है, मतलब सबसे बड़ा नंबर आपको सिलेक्ट करना है। तो देखो 500, -50, 200 और 250 में सबसे बड़ा कौन सा है? 500। ऐसे ही 260, -100, 400 और 300 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 400। फिर 200, -40, 160 और 100 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 200। और फिर 210, 240, -20 और 50 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 240। तो ये है कॉलम मैक्सिमा, मतलब आपने सारे कॉलम्स में से, हर कॉलम में से सबसे मैक्सिमम नंबर, सबसे बड़ा नंबर सिलेक्ट करके बाहर लिख दिया। फिर आपको फाइंड आउट करना होता है मिनी मैक्स। मिनी मैक्स मतलब ये जो मैक्सिमम नंबर आपने सिलेक्ट किए हैं इनमें से सबसे मिनिमम नंबर, सबसे मिनिमम मतलब सबसे छोटा नंबर। तो आप बताओ 500, 400, 200 और 240 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर है 200। तो 200 आएगा, अपने सामने ही आएगा, यहाँ पे 200 के सामने आ गया 200। अब आप देखो क्या मिनिमम मतलब, फर्स्ट पहले समझ में आया, स्टेप समझ में आया। सबसे पहले पूरी पे ऑफ मैट्रिक्स जैसी क्वेश्चन में बनी है वैसी बना लो। फिर रो मिनिमम, हर रो में से सबसे मिनिमम एलिमेंट सिलेक्ट करके बाहर ले। उसके बाद उन मिनिमम एलिमेंट्स में से सबसे बड़ा एलिमेंट सिलेक्ट करके बाहर ले। देन कॉलम मैक्सिमा पे आओ, हर कॉलम में से सबसे बड़ा एलिमेंट सिलेक्ट करके बाहर लिख दो, और उन सभी बड़े एलिमेंट्स में से जो एक सबसे छोटा एलिमेंट है वो सिलेक्ट करके बाहर लिख दो। अब आप देखो क्या मैक्सिमम और मिनिमैक्स सेम है, सेम है कि नहीं है? क्या मैक्सिमम और मिनिमैक्स सेम है? देखो मैक्सिमम की वैल्यू क्या है? 200। मिनिमैक्स की वैल्यू क्या है? 200। यस, इसका मतलब है कि सैडल पॉइंट अचीव हो गया है। तो यही सैडल पॉइंट होता है कि जब मिनिमैक्स और मैक्सिमम अगर बराबर हो जाए तो दिस सिचुएशन इज नोन एज सैडल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे सैडल पॉइंट आ गया है। अब हमारा पूरे स्टेप्स कंप्लीट हो गए और हम सिर्फ आंसर करेंगे। चलो आंसर करते हैं क्वेश्चंस के। पूछा क्या है? सबसे पहले पूछा है मैक्सिमम स्ट्रेटेजी। मैक्सिमम स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेटेजी मतलब जो ये है ना, ये जो रो वाइज जो चल रहा था ये मैक्सिमम है ना, तो मतलब प्लेयर ए के केस में देखते हैं हम मैक्सिमम। तो प्लेयर ए के केस में आप देखो कि मैक्सिमम स्ट्रेटेजी इसको कौन सी यूज करनी चाहिए। कहाँ पे ये 200 वैल्यू बताओ कौन सी स्ट्रैटेजी के केस में आ रही है? ये A1 फॉलो करे तो 200 आएगा, या A2 पे आ रहा है, A3 पे आ रहा है, या A4 पे आ रहा है? बताओ ये मैक्सिमम वैल्यू 200 कहाँ पे आ रही है? सामने देखो इसके, 200 किसके सामने आ रहा है? ये इधर 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 चल के A1 पे। इसका मतलब है कि फर्स्ट पार्ट का आंसर आया मैक्सिमम स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर ए। उसकी कौन सी स्ट्रैटेजी उसे फॉलो करनी चाहिए? A1। जब वो A1 फॉलो करता है तो वो मैक्सिमम पे है। ठीक है, दूसरा सेकंड पार्ट में देखो हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द मिनीमैक्स स्ट्रैटेजी। मिनीमैक्स स्ट्रैटेजी मतलब उस टाइम पे प्लेयर बी की स्ट्रैटेजी क्या है?
ये देखो, ये जो 200 है मिनीमैक्स, यहाँ पे प्लेयर बी कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है, देखो ना, B3 के सामने ही तो आ रहा है 200। 200 किसके सामने आ रहा है? B3 के सामने। तो इसका मतलब है मिनीमैक्स स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर बी। कितनी है मिनीमैक्स स्ट्रेटेजी, कौन सी है इसकी? B3। ठीक है, ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट में पूछा है वैल्यू ऑफ द गेम। सो इफ द सैडल पॉइंट अगर अचीव हो जाता है तो वही वैल्यू ऑफ गेम है। तो वैल्यू ऑफ गेम है, वैल्यू ऑफ गेम होता है हमारा सैडल पॉइंट, मतलब 200। ठीक है, गेम की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 200। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया गेम थियोरी का, कि सबसे पहले पे ऑफ मैट्रिक्स आपको दी होती है, रो मिनिमा निकालो, फिर मिनिमैक्स मैक्सिमम निकालो, यहाँ से कॉलम मैक्सिमा करो और मिनिमैक्स, और फिर सैडल पॉइंट देखो अचीव हो रहा है कि नहीं। अगर सैडल पॉइंट आ रहा है तो ठीक है, वही हमारी मैक्सिमम मिनिमैक्स स्ट्रेटेजी होगी, और वही हमारा जो सैडल पॉइंट है वही हमारा वैल्यू ऑफ गेम हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन प्रॉपरली समझ में आया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनको बहुत हेल्प होगी, एग्जाम आ रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।